मेरे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 12 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हमें इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। जैसे आप आइस ले लो और आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दो तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, melting of ice at room temperature. So you are not changing any room temperature. कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो गया, मींस एक इवेंट अकर हो गया। ठीक है, सेकंड इसमें लिख सकते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड प्रोसेस हो जाएगा। सो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड मोल कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, विच लॉ इज बॉयस लॉ, बॉयस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो प्रेशर प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ पॉइंट फंक्शन, इज अ पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं यहाँ पे देखो, तो ये है प्रेशर एक्सिस, ये है प्रेशर एक्सिस और ये है वॉल्यूम एक्सिस। सो व्हेन प्रेशर इज राइजिंग वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। अगर तुम वॉल्यूम का वैल्यू जीरो कर दोगे तो प्रेशर इन्फिनिटी चला जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें दो एसिम्पटोट्स मिलेंगे। वॉल्यूम एक एसिम्पटोट्स है क्योंकि वॉल्यूम पे प्रेशर क्या होता है, जीरो। जब तुम प्रेशर यहाँ जीरो रख दोगे तो वॉल्यूम इन्फिनिटी चला जाएगा। तो जिस पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी जाता है वो एसिम्पटोट हो जाएगा हमारा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम v को यहाँ शिफ्ट कर दे, p को डाउन शिफ्ट कर दे और प्रेशर का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दे यहाँ पे तो वॉल्यूम इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एसिम्पटोट्स मिल रहे हैं, तो इस कर्व को हम बोलेंगे आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व। एंड आइसोथर्मल कर्व का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लूं इस कर्व पे, सपोज ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P1 V1, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P2 V2, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉइंट बी के लिए क्या लिख सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अगर मुझे इस कर्व का स्लोप निकालना है, ठीक है, इस कर्व का मुझे अगर स्लोप निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो ये किसके पैरेलल है, ये प्रेशर के पैरेलल है। तो बिकॉज ये स्मॉल लेंथ है इसलिए हम इसको डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके पैरेलल है, ये वॉल्यूम के पैरेलल है, तो इसको डीवी लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, डीपी बाय डीवी। दिस tan थीटा इज स्लोप, ना, ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, नाउ अगर कोई प्रोसेस, कोई इवेंट ए से बी अकर्ड हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जैसे पिस्टन, पिस्टन कांस्टेंट टेम्परेचर पे मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो अगर पिस्टन में मूवमेंट हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है। तो अगर मुझे वर्क निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, तो W इज इक्वल टू P1 V1 log V2 by V1। ठीक है, P1 V1 log, यहाँ पे log टू द बेस e है, जब तुम log टू द बेस 10 करोगे तो हो जाएगा 2.303 P1 V1 log टू द बेस 10 V2 by V1। इसी को तुम लिख सकते हो 2.303 P1 V1 log टू द बेस 10, है ना। जब वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V2 के प्लेस पे P1 और V1 के प्लेस पे P2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो अगर आप इतना डेटा लिख देते हो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो काफी हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो एडियाबेटिक में आप क्या क्या डेटा लिखोगे, क्या क्या डेटा लिखोगे, चलो तो फटाफट हम लोग रिकॉल करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी घटना है, ये एक ऐसा इवेंट है जहां पे हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे सिस्टम हो गया और बाहर जो स्पेस है वो सराउंडिंग हो गया। तो यहाँ पे जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इससे जो हीट जनरेट हो रहा है वो इस क्लासरूम के बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा, मीन्स वो जो हीट है वो इसी कमरे में, इसी सिस्टम में। तो ऐसे प्रोसेस को, लेकिन कोई ना कोई इवेंट तो अकर हो रहा है, लेकिन हीट का ट्रांसफर इस क्लासरूम से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस को जहां पे हीट ट्रांसफर जीरो हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड सिस्टम, बट कोई इवेंट अकर हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, दैट इज हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग,
between system and surrounding is equals to 0. ठीक है। अच्छा, सेकंड है एडियाबेटिक इक्वेशंस। एडियाबेटिक इक्वेशंस तो कितने इक्वेशंस होते हैं? pv रेज टू गामा इज कांस्टेंट, pv रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट एंड p2 by p1 is equals to p2 by t1 रेज टू गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है। गामा को क्या बोलोगे? गामा को हम बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। इंडेक्स ठीक है। इसका वैल्यू हो जाता है cp by cv एंड फॉर एयर गामा का वैल्यू 1.4 हो जाता है। ठीक है। चलो अगर मुझे इसमें थर्ड पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 3 है ना, थर्ड पॉइंट। तो क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का ये इक्वेशन है और हमें पता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, दोनों पॉइंट फंक्शन है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। तो व्हाट इज पी वर्सेस वी का डायग्राम? तो अगर इस पे आप प्रेशर एक्सिस लो, ये वॉल्यूम एक्सिस लो, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिखेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट हम ए ले रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट बी ले रहे हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P1 कॉमा V1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P2 कॉमा V2। तो क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों पॉइंट फंक्शन है, दोनों स्टेट फंक्शन है, तो इस स्टेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो पॉइंट ए या स्टेट ए के लिए हम लिख सकते हैं P1 V1। ठीक है। P1 V1 रेज टू गामा इज कांस्टेंट। अच्छा, स्टेट बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट बी के लिए लिख सकते हैं P2 V2 रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो देयरफॉर P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। ठीक है। तो एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन आ गया। अच्छा, उसी तरह से टी एंड वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो T1 V1 एक पॉइंट के लिए इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1 ये दूसरे पॉइंट के लिए। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक चीज को और भी ध्यान देंगे। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है ना, ए टू बी कोई प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो सिस्टम के अंदर है, सिस्टम टू सराउंडिंग क्रॉस नहीं कर रहा है। मीन्स कोई प्रोसेस तो हुआ लेकिन उसमें हीट ट्रांसफर क्या है? जीरो है। तो वर्क डन तो हुआ, तो अगर मुझे ये वर्क डन निकालना भी है तो यहाँ पे लिख लो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जब मैं वर्क डन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि अभी हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर और एनर्जी की ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो वो क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या है? जहां पे मास ट्रांसफर भी हो, एनर्जी ट्रांसफर भी हो। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जहां पे ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख दो तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है। तो ये है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का इक्वेशन। इसको तुम चाहो तो एनआरटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज हमें पता है ना आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और नॉर्मली एयर को या स्टीम को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ रख दें तो हो जाएगा N1 R1 T1 माइनस N2 R2 T2 अपॉन क्या होगा? गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। ठीक है। तो अगर आप इतना डेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में लिख देते हो तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट देखो, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको दो तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि आंसर को हम बहुत शॉर्टकट फॉर्म में लिखें, और एक तरीका है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आपका स्पीड है तो उस क्वेश्चन को आप डिटेल में लिख सकते हो। मेरा आपसे सजेशन ये होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये बार बार नहीं आता है, ये मौका आपको मिला है ना, तो इसको जाने मत देना हाथ से। इतने अच्छे से पेपर लिखना, इतना डिटेल में आंसर लिखना और इतने स्पीड में आंसर लिखना, इतना अच्छा कंटेंट डालना, है ना, कि जो लोग पेपर चेक कर रहे होंगे, जो प्रोफेसर जो टीचर्स पेपर चेक कर रहे होंगे, उनको ऐसा फील आना चाहिए कि बच्चे ने बहुत स्टैंडर्ड का कंटेंट लिखा है, बहुत मजा आ गया पेपर चेक करने में, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने क्या लिखा है पेपर। ठीक है। आई नो कि थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिमेंबर करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये 17 फरवरी को ही तो एग्जाम है। ठीक है। तो अगर आज से भी, और मैंने इससे पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, तो जिन बच्चों का अभी तक प्रिपरेशन नहीं हो पाया है वो प्लीज जाकर के वो सारे वीडियोस देखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 17 फरवरी के पहले, 17 फरवरी को आपको फिजिक्स का एग्जाम है, उससे पहले मैं सारा क्वेश्चन कवर कर लूंगा और एक्सप्लेन कर करके करूंगा। ऐसा नहीं आऊंगा कि बोर्ड पे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्या थे ना, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, लेकिन लेकिन हम लोग अब ऑनलाइन भी आ गए। ठीक है। ऑनलाइन भी आ गए, तो मैं सोचा क्यों ना मेस बेनिफिट दे रहे बच्चों को। तो ये तभी हो पाएगा जब आप हमें इंकरेज करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th बोर्ड में आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑन इट्स वॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सेक्शन डी में आएगा, 4 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपका एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन दैट इज प्रेशर ऑफ गैस निकालने का। सेकंड, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजम्पशंस आ सकते हैं। और तीसरे जो आ सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप के स्पीड्स होते हैं, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड, एवरेज स्पीड, तो उसके हमें डेरिवेशंस या उनमें रिलेशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अजम्पशंस को एक बार फास्ट रिकॉल कर लेता हूँ, और रिकॉल करने के बाद फिर हम डेरिवेशन वाले पार्ट को जाएंगे। ठीक है, मेरा बेसिकली कोशिश यही है कि अगर कोई बच्चा अगर 2 साल अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो कम से कम इस वीडियो को देख करके उसको आइडिया मिल जाए कि आंसर्स को लिखना कैसे है, या लिखने का क्या शॉर्टकट ट्रिक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्टकट्स को बताते हुए आपको आगे बढ़ूं। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन आ गया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस लिखो, ठीक है ना, अजम्पशंस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अजम्पशंस ऑफ, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions of kinetic theory of gases। सपोज अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो इसका आंसर लिखने के लिए ना पहले तो हमको शॉर्टकट्स बना लो, उसको निमोनिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि सारे assumptions को रिमेंबर रख पाना और एक्यूरेट वर्डिंग्स यूज करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो आपको क्या करना है ना, कुछ निमोनिक्स याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस आई टी सिट लेन, लेन, लेन का स्पेलिंग क्या होता है, LANE, ए इज द साइलेंट, तो मैं लेन लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिट लेन, तो सिट लेन का मतलब क्या हो गया, एस रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकल, एस फॉर स्फेरिकल। ठीक है, आई रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ठीक है, टी रिप्रेजेंट करता है टाइनी। ठीक है, एल रिप्रेजेंट करता है लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। एन रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। ई रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक, ई रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक। तो अब मुझे काफी जो है ना टेक्निकल वर्डिंग्स मिल चुके हैं। तो मैं इसका अगर हमें फर्स्ट अजम्पशन लिखना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि दी गैस कंसिस्ट ऑफ, consist of large number of, large number of, large number of tiny, ठीक है, tiny, देखो मैंने ये यूज कर लिया, large number of tiny, then spherical, spherical, identical, identical, neutral, neutral, comma, elastic, elastic. A gas consists of large number of tiny, spherical, identical, neutral, elastic, elastic. Particles, particles are called, are called मॉलिक्यूल्स, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गैस किससे कंसिस्ट होता है, मॉलिक्यूल्स से कंसिस्ट होता है। मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके बाद फिर तुम्हें ध्यान ये रखना है, एम वर्ड आना चाहिए, एम वर्ड आना चाहिए। ठीक है, मैंने MS धोनी, आपको याद है ना MS धोनी, तो एम आएगा, MS कर लो, डी नहीं लिखता है ना, MS का, MS धोनी का MS लिख लो। ठीक, FPT लिख लो, FPT। ठीक है, सो MS हम है ना, MS, F फॉर फेवरेट याद रख लो, और PT इज पंजाब टेक्निकल, कुछ ऐसा कुछ ध्यान में रखना। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि तुम्हें आंसर लिखना इजी हो जाएगा। तो M का मतलब है मैक्सवेल, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, S का मतलब है, S रिप्रेजेंट करता है स्पेस, F रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, प्रेशर को। T रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो भी तुम करना है वो रफ में करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर पे लिखना, नहीं, क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है। तो तुम जो तुम्हारा आंसर शीट होगा उसके बैक साइड में 2 या 3 पेजेस आप रफ पेजेस बना लेना, जहां पे ये लिखना, और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसके सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, अब चलो नंबर 2 में लिखूंगा कि द गैस मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन all possible direction, all possible direction। ठीक है, with all possible speeds, all possible speeds, that's with in accordance with Maxwell distribution law, Maxwell distribution, Maxwell distribution law। ठीक है,
तो यस, तो मैंने ये यूज कर लिया, मैंने ये यूज कर लिया। अब मुझे एस स्पेस के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखो स्पेस के बारे में तुम क्या लिखोगे बेटा। अजम्पशंस अच्छे से करके जाना, अजम्पशंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, केटीजी के अजम्पशंस। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 की, थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं। चलो, तो थर्ड में हमें क्या लिखना होगा, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वेरी लेस। ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम ऑक्यूपाइड करेगा, तब हमें थर्ड जंक्शन ये लिखना है, द गैसियस मॉलिक्यूल्स occupied occupied very less volume compared to है ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, compared to वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, फोर्थ अजम्पशन पे आते हैं, तो मैंने ये भी यूज कर लिया। अब हमें क्या यूज करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं, लिखना है सो देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ attraction among, okay, among gaseous molecules, among gaseous gaseous molecules gaseous molecules। ठीक है, चलो, pressure of the gas, 4 के बाद अब हम लोग 5 पे आएंगे। The pressure of gas is due to elastic collision, of gas molecules with walls of container, ठीक है। चलो, अब हम लोग 6 कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। टाइम ऑफ कांटेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन gaseous molecules and wall of container is negligible, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर अजम्पशंस आएगा तो आप इस तरह से कुछ नेमोनिक्स को फ्रेम करके सारे टेक्निकल वर्डिंग्स रिकॉल करोगे और फिर उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसको कन्वर्ट करके लिखोगे। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, अब हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन वाले पार्ट में जाते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, हमें प्रेशर निकालना है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, तो वो उसका डेरिवेशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, डेरिवेशन के लिए पहले तुम्हें ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप चेंज इन मोमेंटम निकालो। ठीक है, देखो ये आप रफ पेपर में पहले प्लान कर लेना, फर्स्ट चेंज इन मोमेंटम निकालना। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम के बाद फिर हमें टाइम निकालना है, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टाइम निकालना है। टाइम के बाद फिर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स के बाद फिर हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर के बाद फिर हमें दैट इज वी बार स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और उसके बाद फिर हमें डेंसिटी के फॉर्म में प्रेशर को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इस स्टेप में ये क्वेश्चन चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ना फर्स्ट फिगर बना देना। तो आप एक वेसल बनाओ, है ना, 3 डायमेंशनल वेसल ले लेते हैं या कोई सिस्टम ले लो, रूम ले लो। ये मैंने एक वेसल बना दिया। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये मैं ए ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस मैं बी ले रहा हूँ और ये डिस्टेंस मैं सी ले रहा हूँ। ठीक है, और सपोज ये जो सिस्टम है ये वेसल में से एन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स वॉल, कंटेनर के वॉल को क्या करेंगे, हिट करेंगे, और हिट करने से क्या होगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो एक्स के लॉन्ग भी होगा, वाई के लॉन्ग भी होगा एंड जेड के लॉन्ग भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस vz के पैरेलल यहाँ पे वेक्टर लूँ और vx के पैरेलल यहाँ पे वेक्टर लूँ, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दूँ और इसके पैरेलल में यहाँ पे वेक्टर लूँ, ठीक है, इसके पैरेलल में यहाँ पे वेक्टर लूँ और इसको ज्वाइन कर दूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों वॉल है ना, इन दोनों वॉल के बीच का सेपरेशन कितना है। अगर मैं ये वाला वॉल लूँ और ये वाला वॉल लूँ, है ना, तो कंटेनर के दोनों वॉल को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं ऐसे।
ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, तो ये किस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, वीएक्स से, किस मोमेंटम से जाएगा, ये एमवीएक्स से जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने क्या लिया है, ये डायरेक्शन हमने एक्स लिया, एमवीएक्स से जाएगा। उसके बाद ये मॉलिक्यूल जाने के बाद इस कंटेनर के वॉल को हिट करेगा और हिट करने के बाद फिर से उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाएगा एमवीएक्स। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एमवीएक्स जाने का और माइनस एमवीएक्स आने का, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो ये डायरेक्शन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 mvx, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज फोर्स, सॉरी, कितना टाइम लगेगा जाने और आने में, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। अब हम लिखेंगे बिटवीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना। तो टाइम निकालोगे कैसे, तो हमारे पास मालूम है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, तो जाने में a एंड आने में भी a, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, तो 2a, और किस क्या है t, किस स्पीड से जा रहा है, vx से। तो व्हाट इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, vx डिवाइडेड बाय 2a, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसके बाद टाइम निकालने के बाद मोमेंटम आ चुका है, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे, है ना। फोर्स निकाल लेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू rate of change in momentum, so change in momentum by change in time, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 mvx डिवाइडेड बाय टाइम, अभी जस्ट निकाला था हमने 2a अपॉन vx, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स अलोंग x, 2 and 2 इज कैंसल, ये हो जाएगा mvx स्क्वायर बाय a इज द फोर्स, ठीक है। तो ये तो फोर्स आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रेशर क्या होगा, तो फोर्स प्रेशर जनरेट करेगा, तो प्रेशर अलोंग x इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो ये हो जाएगा mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय a, एंड व्हाट इज a, a तो लेंथ था ना बिटवीन द टू वॉल्स, तो एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, दैट इज mvx स्क्वायर बाय v लिख सकता हूँ, ठीक है। अब गैसेस जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी प्रेशर अप्लाई करेगा, वाई के लॉन्ग भी प्रेशर अप्लाई करेगा एंड जेड के लॉन्ग भी प्रेशर अप्लाई करेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, क्यों, क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो एम बाई वी हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स, पास्कल्स का स्टेटमेंट क्या है, जो प्रेशर एक्स के लॉन्ग होगा वही वाई के लॉन्ग होगा, वही जेड के लॉन्ग होगा, है ना। और सपोज इस वैल्यू को मैं पी ले लेता हूँ, ये क्या होगा, 3p इज इक्वल टू एम बाई पी, फिर ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा वी जेड स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स याद रखना कि वी बार स्क्वायर जो होता है ना, ये हो जाता है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एन। तो सेम यहाँ भी इसको x को 1 लिख सकते हो, y को 2 लिख सकते हो और z को 3 लिख सकते हो। तो अगर मुझे ये न्यूमेरेटर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी बार स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब ये डेटा जो है, ठीक है, तो इसको अगर आप 1 ले लेते हो तो इसको आप 2 ले लो, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो अगर मैं 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड हो जाएगा 3p इज इक्वल टू m बाई वी इंटू एन वी बार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, n प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो प्रोडक्ट है ये मास ऑफ गैस दे देगा, तो m इंटू एन ये दे देगा मास ऑफ गैस, ठीक है। सो 3p इज इक्वल टू से मास ऑफ गैस को मैं m ले लेता हूँ, तो m डिवाइडेड बाई v, m बाई v, ठीक है, इंटू v स्क्वायर, m बाई v को हम डेंसिटी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू v बार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रेशर लिख सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू वी बार स्क्वायर, तो ये हमारा प्रेशर का डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। इस प्रेशर को तुम डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे आप इसको अगर आरएमएस स्पीड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आरएमएस स्पीड क्या होता है, आरएमएस स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी बार का स्क्वायर, तो यहाँ से वी बार निकाल लो आप, है ना, तो वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3p बाई डेंसिटी, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3p बाई डेंसिटी, और अगर तुम आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो प्रेशर बाय डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई एम हो जाता है,
इट मीन्स वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर टी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आरएमएस स्पीड का भी क्वेश्चन आया तो आप यहाँ से आरएमएस स्पीड आया कि मान लो कि आरएमएस स्पीड के बारे में लिखो या उसका डेफिनेशन लिखो, तो तुम इसके आगे एक्सटेंड ऐसा कर सकते हो। तो प्रेशर का डेरिवेशन वैसे यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, और ये आरएमएस स्पीड को हमने प्रेशर से कनेक्ट कर दिया। सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है और इतना लंबा आपने डेरिवेशन किया, 2 या 3 दिन के बाद मेरा एग्जाम है, कैसे होगा? तो अगर इसको हमें समझना है ना, तो जिन बच्चों को जैसे मैथ्स नहीं समझ में आता है या मैथ्स वीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि पहले चेंज इन मोमेंटम ये याद कर लो, 2 mvx। ठीक है, दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो ये क्या लिखा था मैंने, 2a बाई वी एक्स। ठीक है, थर्ड फिर फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा, मोमेंटम बाय टाइम, इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर बाई ए। फिर फोर्स से फिर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो ये हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर, ये है एरिया ये है लेंथ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, फिर फिफ्थ हमें क्या निकालना है, प्रेशर अलोंग एक्स वाई एंड जेड, ये क्या हो जाएगा एम बाई वॉल्यूम, एम बाई वॉल्यूम, फिर ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेना है। उसके बाद अगर हम कहें तो लगा देंगे पास्कल्स लॉ, तो पी एक्स जब पी वाई पी जेड पी के बराबर हो जाएगा, तो 7, तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इंटू वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर इसको हमें रिप्लेस कर देना है वी बार स्क्वायर से, वी बार स्क्वायर क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एन। फिर 9 स्टेप में आना है, तो यहाँ पे वी बार स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ फीड कर देना है। ठीक है, तो 10 नंबर, तो 3p इज इक्वल टू एम बाई कैपिटल वी, वी बार का स्क्वायर इंटू एन, एम इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी। अच्छा, तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का हमें वर्क निकालना है, तो आंसर कैसे लिखोगे, सो फर्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन करो क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, जहां पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर ना हो। ठीक है, जैसे मैं इस क्लासरूम में अभी हूँ और क्लासरूम के अंदर आप लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वॉइस है इस वॉल को क्रॉस कर रहा है, मीन्स एनर्जी, साउंड एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मेरा कोई मूवमेंट इस वॉल के बाहर नहीं हो रहा है, मतलब मैं एक मास हूँ तो मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में देर इज अ नो एनी ट्रांसफर ऑफ मास बट देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में दोनों ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा एंड एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। मैंने डॉट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम लिखा है, मास बाय टाइम एनर्जी बाय टाइम, मास बाय टाइम एनर्जी बाय टाइम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे एक कप ऑफ टी है ना, तो मैंने एक कप में टी रख दिया, तो टी क्या है, टी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मतलब कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट के ट्रांसफर होने से उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और साथ साथ टी का कुछ अमाउंट स्लोली स्लोली इवेपोरेट भी होगा। ठीक है, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों केसेस है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो अगर मुझे क्लोज सिस्टम का वर्क निकालना है, ठीक है, वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, वर्क डन इन क्लोज्ड सिस्टम, तो इसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन P इंटू डी वी, V1 टू V2, है ना, P फॉर प्रेशर और dV इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ओपन सिस्टम का क्वेश्चन है, वर्क डन इन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, तो ऐसे सिचुएशन में वर्क हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी फ्रॉम पी वन टू पी टू। तो एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो कि क्लोज सिस्टम में तुम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो और ओपन सिस्टम में तुम प्रेशर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, चलो, तो वैसे ओपन सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो आपके सिलेबस में क्या है, क्लोज सिस्टम है। तो इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 एंड प्रेशर इनटू dV, दैट इज क्लोज सिस्टम वर्क, मैंने लिख दिया। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 C बाय V इंटू dV हो जाएगा, C को बाहर निकाल लो, सो इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 dV बाय V। ठीक है, एंड व्हाट इज dV बाय V, तो dV बाय V का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा, मींस log V हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू C इंटू log V, अपर लिमिट इज V2, लोअर लिमिट इज V1। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रखना है। ठीक है, सो W इज इक्वल टू C इंटू log V2 माइनस ऑफ log V1,
log v2 माइनस ऑफ log v1, ठीक है। और log का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m by n। तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू सी इंटू log v2 by v1, ठीक है। ओके, अब हमें हमारे पास एक डेटा है C इज इक्वल टू पीवी है, C इज इक्वल टू पीवी है। तो हमने पढ़ा था ना कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों पॉइंट फंक्शन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 एक पॉइंट के लिए और P2 V2 एक पॉइंट, पॉइंट को स्ट्रेट भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू C। अब ये डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू P1 V1 log V2 by V1, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो नोटिस करना कि कहीं कहीं एल एन लिखा जाता है, कहीं कहीं लॉग लिखा जाता है, ठीक है। तो जहां भी आप रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कर रहे हो वहां पे एल एन लिखोगे, और जहां पे तुम कैलकुलेशंस के लिए डेटा यूज कर रहे हो वहां पे लॉग लिखोगे। तो एल एन में और लॉग में रिलेशन है, क्या रिलेशन है? इसको अगर हमें log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P1 V1 log टू द बेस 10, जो हो जाएगा V2 by V1, ठीक है, V2 by V1। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो ये क्या मिलेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा दैट इज W इज इक्वल टू 2.303 number of moles gas constant into absolute temperature log to the base 10 V2 by V1, V2 by V1। साथ साथ हमें पता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब है कि V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये ना ये डाउन है तो ये अप है, मतलब अगर 2 इज अप तो P2 शुड बी डाउन। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो W इज इक्वल टू 2.303 nRT1 log टू द बेस 10 P1 by P2। तो ये प्रेशर रेशियो के टर्म्स में आंसर हो गया और ये तुम्हारा वॉल्यूम रेशियो के टर्म्स में आंसर हो गया, ठीक है। इसी को आपको लिख करके आ जाना है। अच्छा, इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान देना है कि जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आ गया तो हम क्या करें, है ना। तो अगर इंटीग्रेशन आ गया तो थोड़े से स्टेप्स को तुम्हें रिमेंबर रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने नहीं भी आता है, वैसे आना चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो स्टेप्स को रिमेंबर कर लो एंड एंड रिजल्ट को भी ध्यान में रखना, तो वहां पे क्वेश्चन लिखना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारा प्रॉब्लम ये कहने से सॉल्व हो जाता कि ये टॉपिक तुम्हें नहीं आता है या इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आता है, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि इस चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके इजी बनाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है। 12th में अगर तुम्हारा 75% स्कोर नहीं आएगा तो तुम जेई मेंस एंड एडवांस के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 12th के मार्क्स को कंसीडर करते हैं। अगर तुम 12th में बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आओगे तो बिटसेट में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र सीटी में भी 12th बोर्ड का जो स्कोर है वो कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ आगे भी कॉलेजेस में प्लेसमेंट में भी परसेंटेज मायने रखता है। तो आप इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो कि नहीं, मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मेरा इंटीग्रेशन वीक है, मेरा थर्मोडायनामिक्स वीक है। वीक बोलने से ये सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सोल्यूशन कब होगा? जब आप पेन पेपर उठाओगे और उसको करने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख करके जरूर आओगे, ठीक है। बस अपने ऊपर तुम्हें हिम्मत रखना है और अपने को मोटिवेट करना है, अपने को किसी से कम नहीं समझना है, तुम कर सकते हो।